नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर, टनकपुर में नेपाल सीमा पर बढ़ी नेपाल की हिमाकत। नोमैंस लैंड पर नेपाल के लोगों ने किया कब्जा। तो पिलर संख्या 811 के पास कब्जा करने की कोशिश। तो पिलर को हटाकर नेपाल ने रखे पत्थर। इस वक्त की बड़ी खबर, आज भी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच नहीं हुई कोई बातचीत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, टनकपुर में नेपाल सीमा पर बढ़ गई है हलचल। नेपाल की हिमाकत की खबर आ रही है सामने। नोमैंस लैंड पर नेपाल के लोगों ने कब्जा जमाया। पिलर संख्या 811 के पास कब्जा करने की कोशिश। पिलर को हटाकर नेपाल ने रखे पत्थर। इस वक्त की बड़ी खबर। तो तस्वीरें भी आपके सामने, तस्वीरें देख सकते हैं। पिलर को हटाकर नेपाल ने वहां पर पत्थर रखे। इस वक्त की बड़ी खबर। तो पिलर संख्या 811 के पास कब्जा करने की कोशिश। अनुज गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अनुज, तस्वीरें देख रहे हैं, आज भी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। जिस तरह की हिमाकत है, अभी किस तरह की हलचल है और क्या खबरें आ रही हैं? जी, आपको बताना चाहूँगा लवी जी कि आज जो ये मीटिंग का एक रखा गया था, दोनों देशों के बीच की मीटिंग होगी, दोनों देशों के अधिकारियों के बीच, उसकी जगह आज दोनों देशों के अधिकारियों ने मौके पे जाके सर्वेक्षण करने की वो करी है कोशिश। और उस दौरान भी काफ़ी बरसात वगैरह के भी चलते अवरोध उत्पन्न हुए, जिस कारण पूरी तरह से इस पर कार्रवाई तो नहीं हुई है आज। मगर ये आश्वासन दिया गया है नेपाल के अधिकारियों के द्वारा कि जल्दी वो अपने द्वारा की जा रही ताड़बाड़ को हटा लिया जाए, हटवाएंगे। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी हम बातचीत को जारी रखेंगे। तो कुछ और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को पहले दिखा दें जो वहां से आ रही हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो नेपाल की हिमाकत की दो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, जहां नो मैंस लैंड पर नेपाल के लोगों ने कब्जा जमाया है, पिलर संख्या 811 के पास। तो ये पिलर 811 की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर पिलर को हटाकर पत्थर रखे गए हैं। अनुज शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, पिलर संख्या 811 के पास वहां पत्थर रख दिए गए हैं, तनाव बढ़ रहा है। तनाव को कम करने के लिए क्या कोई कोशिश अब तक हुई, किसी तरह की सुगबुगाहट? जी लवी जी, आपको बताना चाहूंगा कि तनाव तो यहाँ पर जो क्षेत्र लगा हुआ है, सीमा के दोनों तरफ के जो नगर हैं, जो आबादी बसी हुई है, वहां तक पहुंच चुका है इस बात को लेके। क्योंकि जो ये 811 पिलर नंबर है, ये कभी पहले शारदा नदी के बहाव के कारण शायद डैमेज हो गया है, ये बताया जा रहा है नेपाल की तरफ से। मगर ये पिलर जो है इस टाइम मौके से गायब है। वहां पर निशानी के तौर पे पत्थर हैं रखे हुए, ठीक है, मगर जो उसके अलावा भी जो तारबाड़ लगाने की नेपाल के द्वारा कोशिश की जा रही थी, उसके चलते यहाँ पर तनाव की स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई संदेश यहां पर देने की कोशिश की है, जिस तरह से पिलर को हटाकर उसकी जगह पर पत्थर रखे गए हैं। अनुज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में लोग सड़क नहीं होने से पथरीले रास्ते से एक बीमार महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है महिला बीमार थी और उसे खच्चर के ऊपर बैठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। ऐसे में आप महिला की तकलीफ का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोरी ब्लॉक के अस्पताल लेकर पहुंचे, अस्पताल से गांव की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। ऐसे में सड़क नहीं होने से ग्रामीण पैदल ही शहर तक पहुंचते हैं। कई बार तो गर्भवती महिला को भी इसी तरह से खच्चर पर बैठाकर अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। वहीं पिथौरागढ़ टांगा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहा। रेस्क्यू टीमों में मलबे से आज एक और शव बरामद कर लिया है, जबकि 3 लोगों की अभी तक तलाश जारी है। उधर धापा गांव में भी बादल फटने से तबाही हुई है। धापा गांव में 6 मकान आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से 50 से ज्यादा परिवारों पर खतरा बना हुआ है। कई परिवारों के मकान आपदा की भेंट चढ़ गए, जिन्हें टेंट में रोकने की व्यवस्था की गई है।
तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। टांगा गांव में अब तक 8 शव बरामद हो चुके हैं। मुनस्यारी में भी तबाही का मंजर जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश अब भी की जा रही है जो मलबे में दबे हो सकते हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आज टांगा गांव में एक और शव बरामद हुआ है। अब तक कुल 8 शव मिले हैं। संवाददाता योगेश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। योगेश, आज एक और शव बरामद हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। क्या स्थिति है वहां पर अभी? देखिए लवी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुनस्यारी क्षेत्र के टांगा गांव के जो में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि आज भी यहाँ पे रुक रुक कर बारिश के होने की वजह से रेस्क्यू को बीच बीच में रोकना पड़ा। हालांकि कल तक 7 शव निकाले जा चुके थे। आज मात्र 1 शव की तलाश हो पाई है। तो कुल 8 शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। अभी 3 लोग अभी लापता हैं। यहाँ पे प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे जी ने टांगा गांव का दौरा किया है। प्रभावित लोगों के हालचालों को जाना है और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पे स्थिति को सामान्य करने में और जो दिक्कतें गांव वालों को आ रही है उनको किया जाए और उनके पुनर्वास के काम को में तेजी लाया जाए। दूसरा, यहाँ पर आज देर शाम तक एसडीआरएफ के 4 खोजी कुत्तों को लेकर एसडीआरएफ की टीम देहरादून से पहुंचने वाली है, जो बाकी लापता 3 व्यक्तियों की तलाश यहाँ पे करेगी। जी, जो लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया या जिन परिवारों पर अब भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए लवी जी, जो गांव वालों का कहना है, उनका ये कहना है कि एक हिसाब से हमारा पूरा ये गांव अब शमशान बन चुका है, जिस तरह की त्रासदी वहाँ पे है और लगातार। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। चमोली में पुल नहीं होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही में दिक्कत है। पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से लोग नदियों के ऊपर बने वैकल्पिक रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है गौड़ा गांव के पास बना पुल पहाड़ी से मलबा आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से ये पुल अब तक नहीं बन पाया है, जिस कारण यहां लोग जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार करते हैं। उधर बड़कोट में एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी से भवन में आग लगी थी। आग लगने से घर में रखा सारा सामान राख हो गया। इस हादसे के बाद मकान में रहने वाले 3 परिवारों को प्रशासन की तरफ से रहने के लिए जगह मुहैया कराई गई। सबका प्रयोग हो चुका है, पर गांव में जो अनदेखी हो रही फायर ब्रिगेडर गैस पर जो हो रहा है वो बहुत गलत है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए नेता माफी मांग लेते हैं तो उनकी घर वापसी पर विचार किया जा सकता है, मगर बागी नेता तो उल्टा हरीश रावत को ही सीख देने में लगे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। वो दल बदल के लोकतंत्र के अपराधी हैं और साथ साथ राज्य के अंदर एक अस्थिरता लाने का उन्होंने प्रयास किया। हम 1 साल जो लास्ट का था 2016 का, वो एक अस्थिरता का वर्ष रहा। हमारा बजट गायब हो गया, हम योजनाओं को ठीक से 4 महीने सब चीज़ पीछे चली गई। तो वो सब चीज़ों के वो दोषी है, उसके लिए राज्य से माफ़ी मांग लें। यदि दोनों से माफ़ी मांग लेते तो हरीश रावत को कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के एबीपी गंगा पर दिए इस बयान से उत्तराखंड के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। हरीश रावत कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए नेता माफी मांगे तो उनकी फिर से घर वापसी हो सकती है। चलिए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिरकार हरीश रावत ने क्या कहा था। वो दल बदल के लोकतंत्र के अपराधी हैं और साथ साथ राज्य के अंदर एक अस्थिरता लाने का उन्होंने प्रयास किया। हम 1 साल जो लास्ट का था 2016 का, वो एक अस्थिरता का वर्ष रहा। हमारा बजट गायब हो गया, हम योजनाओं को ठीक से 4 महीने सब चीज़ पीछे चली गई। तो वो सब चीज़ों के वो दोषी है, उसके लिए राज्य से माफ़ी मांग लें। यदि दोनों से माफ़ी मांग लेते तो हरीश रावत को कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस से बगावत कर हरक सिंह रावत,
सुबोध उनियाल जैसे बड़े नेताओं समेत 9 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। सुबोध उनियाल त्रिवेंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं। सुबोध उनियाल ने तो उल्टा हरीश रावत पर ही सवाल उठा दिए हैं। बताया जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे किस तरह रावत जी ने काम किए, कितने विश्वास के काम उन्होंने बड़े विश्वास के साथ किए। फिर 2007 में तमाम उम्मीदवारों को हराने में जो उनकी भूमिका रही वो उनकी विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। और तीसरा, जिस तरह पिछली बार उन्होंने अपनी ही पार्टी में टिकट किसी और को दिया और लड़ाया किसी और को, ये भी पार्टी के प्रति उनकी विश्वसनीयता को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक बार नहीं कई बार अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित कर चुका, उसको विश्वासघात की बात करना उचित नहीं दिखाई देता। उधर वन मंत्री हरक सिंह रावत हरदा के इस बयान को हल्की राजनीति करार दे रहे हैं। ये सारी चर्चा आपकी जगह अलग है कि भाजपा में ज़्यादा काम कर सकता है, कांग्रेस में ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन इस समय कोई ये सारी बातें तो हो ही नहीं रही ना। कोई इस विषय का मैं सोचता हूँ ना कोई सिर है ना कोई पैर है। अब जो कोई जिस विषय कोई है ही नहीं, उस विषय पे इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति को कोई बयान देना, मैं सोचता हूँ ये राजनीति को एक तरह से हल्कापन महसूस होता है। कांग्रेस भाजपा पर लगातार राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाती रही है, मगर मंत्री मदन कौशिक विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। का राजस्थान टूट गया है, सारा मध्य प्रदेश टूट गया है, सारा कर्नाटक टूट गया है, ले जाता है कौन टूट के, वो संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए नेता वो सक्षम नहीं है। राज्यों का नेतृत्व में लड़ाई और झगड़े इस कदर बढ़े हुए हैं कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। यहाँ भी वही बात है, एक दूसरे के प्रति जो एक कहीं ना कहीं होड़ सी लगी है, आगे कौन निकले कौन पीछे रहे। उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। अपने विरोधियों को चित करने के लिए हरीश रावत अपने राजनीतिक तर्कश से तीर दागते रहते हैं। जैसे जैसे 2020 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अभी एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक अधिकारियों पर खूब बरस रहे थे। 24 घंटे भी नहीं हुए कि मदन कौशिक के तेवर ढीले हो गए। अब मदन कौशिक कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ अपनी बात कह रहे थे। मैं नाराज कहाँ हुआ, मैं गलत कहाँ किया? हाँ, तो मैंने यही तो कहा कि भाई अगर सचिव नहीं आए, उनकी कोई सूचना नहीं है और यदि उनके प्रॉपर्ली सूचना है तो वो क्यों नहीं आए, इसलिए बैठक को स्थगित करके कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। अभी एक दिन पहले ही अधिकारियों पर बरस रहे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के सुर एकदम नरम हो गए हैं। कुंभ की समीक्षा को लेकर देहरादून में बुलाई गई मीटिंग में अधिकारियों के न आने पर मदन कौशिक अधिकारियों पर कैसे भड़के थे, ये आप एक बार फिर से देखिए। ठीक नहीं है स्थिति भाई, आप क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? क्या मतलब अधिकारी का नाम? मगर अब तो मंत्री महोदय के तेवर ही बदल गए हैं। मदन कौशिक कह रहे हैं कि वो नाराज कहाँ थे, वो तो सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। मगर आप खुद सुनिए और तय करिए कि क्या बात यही थी। बैठक बुलाने का औचित्य क्या? क्यों एक हफ्ता पहले मैंने एजेंडा जारी करा है? अब आप कोई से दिन फिक्स करके दोबारा बैठक में समय लेट करो, कोई बैठक का औचित्य। दरअसल 3 बड़े अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, जिसमें मंत्री जी का पारा चढ़ गया था। मदन कौशिक ने भरी मीटिंग में ही अधिकारियों को फटकार लगा दी थी। सुधांशु जी है, सारे सचिव का सचिव भेजा, का सचिव सिंचाई, सारे सचिव बुलाए थे। आज आखिर वहाँ काम क्या हो रहा है? देखा नहीं क्या बुरा हाल हो रखा वहाँ? कौन समीक्षा करेगा जब अपने बाकी समीक्षा नहीं करते जा? अवहेलना इसलिए नहीं है कि अभी ये नहीं पता कि भाई वो किसी दूसरी मीटिंग में थे, कहीं थे, उनको सूचना प्राप्त हुई या नहीं हुई। अब ये तो विषय अलग हुआ ना, मान लिया सपोज करो उनके पास सूचना ही ना हो। दरअसल इस घटनाक्रम के बाद मदन कौशिक ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बात की थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मंत्री महोदय की सुरों में नरमी आ गई। नाराज कल भी नहीं था और आज तो आपने इस संवेदनशील विषय पे मुख्यमंत्री जी से कोई बातचीत की कि भाई? नहीं, ऐसा नहीं है, ना मैं नाराज था और ना कोई ऐसी दिक्कत है। एक सामान्य प्रक्रिया थी कि यदि कोरम जितना होना चाहिए उससे कम आया है तो मैंने कहा बैठक स्थगित करके 2-4 दिन के बाद दोबारा बैठक कम रखेंगे। एक दिन पहले तक अधिकारियों पर बरस रहे मदन कौशिक अब ये जता रहे हैं कि उन्हें किसी बात का गुस्सा नहीं था। मैंने कहा कि देखिए, बैठक में अगर अधिकारी नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जो उसी समय तय होते हैं। अगर यदि निर्णय उन महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय नहीं लिए जा सकते तो तब बैठक का जो औचित्य है वो शायद उस रूप में नहीं रह जाता।
ऐसे में सवाल ये है कि मदन कौशिक जो कह रहे हैं वो सही है या फिर उत्तराखंड में अफसरशाही के आगे वाकई नेता और जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो यहाँ तक कह दिया कि उत्तराखंड में नेतृत्व क्षमता की कमी है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार के स्तर पर, मैं मुख्यमंत्री पर तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं पर जो एक समझ होनी चाहिए, कैसे ब्यूरोक्रेसी से डील करना भी एक आर्ट है। तो वो आर्ट आपको गवर्नमेंट में पैदा करना पड़ेगा। सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच के विवाद पर हालांकि संगठन का कुछ और ही कहना है। जो भी वाकया हो उसमें मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से उसमें जो भी कार्रवाई वो करेंगे। संगठन के भी पास ये बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बोला है कि जो भी अधिकारी हैं उनको जो जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान है, उसको सम्मान जो जनप्रतिनिधि का जिस स्तर का सम्मान है उसको उनके अनुसार जो है अधिकारियों को उनको सम्मान देना चाहिए। पहले सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान और फिर मदन कौशिक के तेवरों से लगा था कि उत्तराखंड में अफसरशाही को लेकर कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, मगर जिस तरह से मदन कौशिक के तेवरों में नरमी आई है उससे लगता है कि अफसरशाही वाकई नेताओं पर हावी है। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।